नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है। राष्ट्रीय पार्टियों के आला नेताओं का झारखंड आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रांची पहुंचे। राजधानी में डोरंडा के जैप शौर्य सभागार में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने शिरकत की। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उनका सबसे ज्यादा फोकस आदिवासियों पर ही था। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो आपके इतिहास, आपके जीने के तरीकों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि देखिए, आदिवासी का मतलब क्या? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। वनवासी का क्या मतलब है? जो जंगल में रहते हैं। देखिए, फर्क देखिए। राहुल गांधी ने राज्य के दलित और आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश की, क्योंकि राज्य में इन दोनों ही समुदायों की आबादी सबसे ज्यादा है, या ये कहें कि निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान बचाने की बात की। अब राहुल गांधी के बयानों की चर्चा हर तरफ हो रही है। राहुल के बयानों से बीजेपी झारखंड में बैकफुट पर आती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के बीच में लगे इन तमाम आरोपों पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में लाडकी बहना योजना को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि महिलाओं को आगे की किश्तें नहीं मिल पाएंगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। लाडकी बहन योजना को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, इसलिए राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को आचार संहिता अवधि के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने वाली वित्तीय योजनाओं को बंद करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग के आदेश के बाद महिला एवं बाल कल्याण विभाग की तरफ से इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि रोक दी गई है। इससे महिलाओं को चुनाव तक लाडकी बहन योजना का पैसा नहीं मिल पाएगा। बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लाडकी बहना योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाने थे। लेकिन अब दिवाली पर महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना पर विपक्ष भी सवाल उठाता आया है। विपक्ष ने तो इस योजना को प्रदेश की महिलाओं के साथ धोखा बताया। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और वो ही सीएम उम्मीदवार होंगे। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मिलकर सीट बंटवारे का ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस और जेएमएम मिलकर 81 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 7 सीटें आरजेडी को और 4 सीपीआईएमएल को दी गई हैं। हेमंत सोरेन ने हालांकि ये नहीं बताया कि आखिर जेएमएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कितने सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। किन किन सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, इसका खुलासा बाद में किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस और जेएमएम के बीच कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। कुछ सीटों पर बदला बदली की बात भी हो रही है। यानी जो सीट 2019 में कांग्रेस के पास थी वो जेएमएम के पास जा सकती है, और जिस सीट पर जेएमएम उम्मीदवार चुनाव लड़ा था उस पर कांग्रेस इस बार अपना उम्मीदवार दे सकती है। इसमें एक सीट जमुआ की भी है। 2019 में इस सीट पर कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार को हार मिली थी। हाल ही में जमुआ से बीजेपी विधायक केदार हाजरा जेएमएम में शामिल हुए हैं। ऐसे में जेएमएम चाहती है कि ये सीट उसके हिस्से में आए। इसी तरह से कुछ और सीटों पर पेच फंसा हुआ है। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। इस बीच चुनाव आयोग ने झारखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी अनुराग गुप्ता को तुरंत हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। गुप्ता को हटाने का चुनाव आयोग का निर्णय पिछले चुनावों में उनके खिलाफ की गई शिकायतों और कार्रवाई को लेकर किया गया है। झारखंड के कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता पर तो चुनाव आयोग की कार्रवाई हो गई, लेकिन महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला के मामले में कोई फैसला नहीं किया है।
जिसको हटाने की मांग महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने की है। बहराइच हिंसा को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा में दोनों ही पक्षों को नुकसान हुआ, दोनों ही तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो एक तरफा हो रही है। इस बीच पुलिस ने हिंसा के आरोपियों के घर गिराने की तैयारी कर ली है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर को अवैध अतिक्रमण बताते हुए नोटिस जारी कर दिया गया है। अब्दुल हमीद के अलावा 23 और घरों में नोटिस चिपकाए गए हैं। सिर्फ 3 को समय मकान खाली करने के लिए दिया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कभी भी इन मकानों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। बहराइच के महाराजगंज बाजार में जहां मकानों में नोटिस लगाया गया है, वहां एक बार फिर से इंटरनेट सेवा धीमी कर दी गई है। नोटिस के अलावा प्रशासन ने इलाके में रेड मार्किंग भी की है। कुछ घरों के बरामदे में निशान लगाए गए हैं, तो कुछ जगह घर के काफी अंदर निशान लगाए गए हैं। सबसे कहा गया है कि अपने अपने अवैध निर्माण हटा लें, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बुलडोजर चलेगा। लोक निर्माण विभाग की तरफ से जारी नोटिस पर 17 अक्टूबर की तारीख है, यानी 20 अक्टूबर को मकानों पर बुलडोजर चल सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन मकानों पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस चिपकाया गया है वो एक विशेष समुदाय के हैं। इससे पहले 26 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये सभी एक विशेष समुदाय के ही हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पारित उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है जिसमें केंद्र से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया था। यानी अब इस प्रस्ताव को एलजी ने पास कर दिया है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि जल्द ही इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास सौंपा जाएगा। केंद्र सरकार इसे संसद में पेश करेगी और संसद की मोहर लगने के बाद राष्ट्रपति का आदेश जारी होते ही जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिल जाएगा और सीएम उमर भी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए खुले हाथों से अब फैसला ले पाएंगे। बता दें कि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने का मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था और कैबिनेट में सबसे पहले इस पर ही प्रस्ताव लाया गया। इसके अलावा बीजेपी के मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने का वादा किया था। बिहार की सियासत अपने चरम पर है। राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने संजीव हंस को पटना स्थित उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया है। वहीं पूर्व विधायक गुलाब यादव को दिल्ली में उनके एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया गया है। संजीव हंस को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने उनके ठिकानों पर छापे भी मारे थे। सर्च ऑपरेशन के बाद ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस खबर ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। संजीव हंस की गिरफ्तारी जेडीयू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे बीजेपी और जेडीयू के संबंध खराब हो सकते हैं। ईडी से पूछताछ में संजीव हंस ऐसे राज भी उगल सकते हैं जिससे जेडीयू मुश्किल में गिर सकती है। कहा यह जा रहा है कि कार्रवाई जानबूझकर करवाई गई है ताकि नीतीश कुमार को दबाव में रखा जा सके। काफी वक्त से बिहार एनडीए में खटपट की खबरें सामने आती रही हैं। नीतीश बीजेपी से अलग रुख अपनाते और दूरी बनाते दिखाई दिए। नीतीश हाल ही में हुए सीएम सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए। इसने नीतीश की नाराजगी की खबरों को हवा दे दी। इस बीच खबर आई कि बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर ईडी सीबीआई के जरिए नीतीश को दबाने की कोशिश की है। नीतीश के बगावती तेवर को शांत करने की कोशिश की है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं और अब कोर्ट ने 25 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है, जिस दिन कोर्ट मूलवाद यानी 1991 में दाखिल किए गए मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट में 33 साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब फैसला आना बाकी है। वाद मित्र की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई से सर्वे कराने का आदेश देने संबंधी याचिका पर हिंदू पक्ष के वकीलों का जवाब और जिरह पूरी हो चुकी है। वाद मित्र ने दावा किया है कि पिछला एएसआई सर्वेक्षण अधूरा है और एएसआई बिना खुदाई के सही रिपोर्ट नहीं दे सकती, लिहाजा एएसआई से ज्ञानवापी में खुदाई कराई जाए। वहीं अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने याचिका पर अपनी दलीलें पेश की थी। कमेटी के वकीलों ने कहा था कि जब हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में मामले को उठाने की अपील की है, तो अधीनस्थ न्यायालय में इस मामले पर बहस करने का कोई औचित्य नहीं है। अब फैसला 25 अक्टूबर को आएगा। बता दें कि ज्ञानवापी मामले को लेकर दायर केस में 33 साल पूरे हो चुके हैं। ज्ञानवापी में नया मंदिर बनवाने और उसमें पूजा पाठ को दायर किया गया केस ट्रायल पर है। इस केस के मुख्य वादी का निधन हो चुका है। अब सभी को 25 अक्टूबर का इंतजार है। देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला